हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बच्चों आज एक नया अध्याय लेकर आया हूं जिसका नाम है वनस्पति जगत, जिसका आज है पहला लेक्चर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये जो अध्याय जो है पढ़ने में ना बड़ा बोरिंग सा लगता है, बड़ा टफ सा लगता है। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपको सारी चीजें इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। यही तो एक टीचर की कोशिश होती है ना। तो कोशिश रहेगी बेटा पूरे इस अध्याय में। यस, मैं जानता हूं, मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे को बड़ा बोरिंग सा लगता था, लेकिन मैं ये आपके दिमाग में नहीं डालना चाहता ये चैप्टर बोरिंग। मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहता हूं, डालो अपने दिमाग में कि ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं प्रभु, आते हैं 2 से 3 प्रश्न आते हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, इसी वनस्पति जगत का परिचय पढ़ेंगे, वनस्पति जगत का वर्गीकरण एक बार देखेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं और उसके बाद लास्ट में आएगा बेटा जी क्या क्विज, जो आपने अटेंड करना है, पूरा आंसर्स देने हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी, हमारे प्लांट्स की, हमारी वनस्पति की, हमारे पौधों की, हमारे पादपों की, जिनके बिना जीना असंभव है हमारे लिए। और ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिर भी मनुष्य जाति क्या कर रही है, इनको काट रही है। रहने के लिए जगह नहीं है तो इनको काटा जा रहा है और इनको काटकर मार दिया जा रहा है और खुद अपनी जगह बनाई जा रही है। खुद ही कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के कारण ही तो वायु शुद्ध हो रही है, इन्हीं के कारण ही तो ऑक्सीजन मिल रही है। अब इन्हीं को अगर खत्म करते जाओगे तो कैसे जिंदा रह पाओगे। ठीक है, चलिए जी बेटा जी वनस्पति जगत की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बिना किसी मैं बोलूंगा व्यवधान के या बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते हैं। देखिए वनस्पति जगत की अगर मैं बात करूं, यानी प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्टार्टिंग में जब प्लांट किंगडम यानी वनस्पतियों के बारे में पता लगा या वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया किसका, वनस्पति का, क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अब जब उन्होंने अध्ययन किया किसका, वनस्पतियों का, तो डेफिनेट सी बात है उनका वर्गीकरण किया होगा। नहीं सोचो, जैसे हमने वहां पर पिछले अध्याय में जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर नहीं था, उसमें हमने क्या किया था, जीव जगत का वर्गीकरण किया था, 5 जगत में बांटा था, जिसमें से हमने मोनिरा जगत पढ़ा, प्रोटिस्टा जगत पढ़ा, कवक जगत पढ़ा, फिर उनके भी वर्गीकरण पढ़े थे। मोनिरा के अंदर आर्की बैक्टीरिया, आध्य बैक्टीरिया पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा, नहीं पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, आपका नील शैवाल पढ़ी थी, वर्गीकरण था। फिर हमने प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण किया था, याद करिएगा, स्वयंपोषी, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंकवक, परपोषी, मृतोपजीवी, परपोषी, परजीवी, कौन से, प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किया, अमीबी है, पक्षमाभी, कशाभी, ये स्पोरोजोआ। सोचिए, तो ये हमने प्रोटिस्टा जगत पढ़ा था, उसका वर्गीकरण देखकर हमने सारी चीजें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने कवक जगत पढ़ा, ड्यूटेरोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ये सारी हमने पढ़ी थी, क्या कवक पढ़ी थी, है ना। अब जरा सोचिए, हमने 3 जगत पढ़ लिए थे, अब हम कौन सा जगत पढ़ने वाले हैं, वनस्पति जगत। भाई 5 जगत में हमने 3 जगत तो पढ़ लिए, 2 जगत रह गए। अब वो दोनों जगत के अलग ही अध्याय हैं। 11वीं कक्षा का तीसरा जो अध्याय है उसका नाम ही वनस्पति जगत है, और चौथा जो है वो अध्याय जो उसका नाम है प्राणी जगत। यानी आप प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है 5 जगत के अंतर्गत, जो हमारे 2 जगत रह गए थे उनके अलग से अध्याय हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो हम वनस्पति जगत पढ़ने वाले हैं। अब खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि जिस तरीके से हमने बाकी जगतों का वर्गीकरण किया, बाकी जो जगत जो हमने पढ़े हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, है ना, उनके बारे में हमने अध्ययन किया, उनके लक्षण देखे, उनका वर्गीकरण किया, है ना। अब जरा सोचिए, ये इस जगत के अंतर्गत कौन आ रहे हैं। आप सीधा बोलेंगे सर इस जगत के अंतर्गत पादप आते हैं। वेरी गुड, कौन आते हैं, पादप आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इनका स्टार्टिंग में अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, तो वैज्ञानिकों ने इन पादपों का वर्गीकरण किया या नहीं किया। यस सर, पादपों का वर्गीकरण किया। बताएं, क्रम वाइज हम चलेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, हम पढ़ने वाले वनस्पति जगत के अंतर्गत कौन आते हैं, पादप आते हैं। पादपों का हमें क्या करना है सर, वर्गीकरण किया, करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण किसने किया, है ना। फिर उसके बाद किसने किया, तो बेटा जी वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है या पादपों का जो वर्गीकरण है वो हुआ था अलग अलग काल में। अब आप बोलिए सर क्या है ये अलग अलग काल में, ये अलग अलग काल का मतलब क्या है, काल मतलब समय, पीरियड, टाइम। ठीक है, अलग अलग टाइम पर पादप जगत का क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। अब इसको मैं बताता हूं, देखो एक्सप्लेन करते हैं। देखो सपोज 1590 में, मान लेते हैं 1590 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम है एक्स वैज्ञानिक है, जिसने सबसे पहले पादपों को यानी वनस्पतियों को बांटा, वर्गीकृत किया। ठीक है, लेकिन वो वर्गीकरण कोई खास अच्छा नहीं था, उसमें कुछ कमी थी। फिर उसके बाद 1700 में फिर कोई वाई वैज्ञानिक आया, उस वाई वैज्ञानिक ने फिर कुछ चेंजेस किए, वापस से वर्गीकरण किया, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर मान लेते हैं 1900 में कोई जेड वैज्ञानिक आया, फिर उसने वर्गीकरण किया। तो इस तरीके से जरा सोचिए, अलग अलग काल में क्या किया जा रहा है, सर वर्गीकरण किया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा, किसका, पादपों का। तो यही तो मैंने लिखा, क्या वनस्पति जगत पढ़ने वाले, वनस्पति जगत के अंदर किसकी बात करेंगे, पादपों की बात करेंगे। लेकिन पादपों का सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। तो पादपों का वर्गीकरण अलग अलग काल में हुआ, अलग अलग समय पर हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कुछ कमियां रह रही थी, उनको दूर करने के लिए अलग अलग समय पर यानी आने वाले समय में चेंजेस आते गए, वर्गीकरण करते गए। ये सिंपल सा मीनिंग समझ में आया। अब आप पूछेंगे सर किस किसने वर्गीकरण किया, कौन कौन से काल में वर्गीकरण हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा वनस्पति जगत का वर्गीकरण टोटल 4 काल में हुआ है। क्या बोला मैंने, वनस्पति जगत का वर्गीकरण जो है वो टोटल 4 काल में हुआ है, 4 पीरियड्स में हुआ है। ठीक है, अब वो 4 काल हम आज पढ़ने वाले हैं। आइए, सबसे पहला काल जो है वनस्पति जगत के वर्गीकरण का, वो इन्होंने प्रस्तुत किया। अब आप बोलेंगे सर ये कौन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, प्रथम काल। सबसे पहले प्रथम काल का मतलब जिन्होंने सर्वप्रथम पादपों का वर्गीकरण किया, सर्वप्रथम। अब प्रभु ये जो है ना, आप पता नहीं इस फिगर से जानते हैं या नहीं जानते, इस फोटो से जानते हैं नहीं जानते, लेकिन नाम आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं इनका नाम है थियो। हाँ जी, याद आ गया, थियोफ्रेस्टस। हाँ जी बाबूजी, जल्दी से मुझे बताओ, थियोफ्रेस्टस सुना सा नाम लग रहा है या सुना कर दिया ये नाम, थियोफ्रेस्टस याद है। तो बेटा जी थियोफ्रेस्टस, ध्यान से सुनना, थियोफ्रेस्टस जिनको हम ध्यान से सुनना वनस्पति जगत का जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, याद रखना, फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति जगत का जनक बोलते हैं, क्योंकि यही वो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वनस्पतियों का अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण किया। अब बताओ, याद रहेगा कि क्यों, कई बच्चे पूछते हैं सर क्यों बोलते हैं थियोफ्रेस्टस को जनक, क्योंकि वनस्पतियों का अध्ययन सर्वप्रथम जिन्होंने किया वो ये थे, और इन्होंने ही वनस्पतियों को, पादपों को क्या किया था, सबसे पहले बांटा था, वर्गीकृत किया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन्होंने 500 पादपों का वर्गीकरण किया। क्या बोला हमने,
500 पादपों का वर्गीकरण किया। अब आप बोलिए सर आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने बुक में पता, बुक में पढ़ा। बुक को कैसे पता? जो उसके लेखक थे उसने छापा। लेखक को कैसे पता? कहीं ना कहीं उसको जानकारी मिली। यानी कुल मिलाकर स्टार्टिंग से जानकारी किसने दी कि थियोफ्रेस्टस ने 500 पादपों का वर्गीकरण किया? तो खुद थियोफ्रेस्टस ने बताया होगा ना भाई। अब कैसे बताया? थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक, एक बुक प्रतिपादित करी। अब जरा सोचिए, प्रतिपादित का मतलब क्या होता है? पब्लिश करना। यानी सपोज मैं एक वैज्ञानिक हूं, ठीक है, और मैंने एक बुक छापी है, बुक छापी, अब उस छापूंगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा कि नहीं दूंगा? बिल्कुल दूंगा। तो इन्होंने भी थियोफ्रेस्टस ने भी समस्त पादपों को बांटा था। कितने पादपों को? 500 पादपों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था, ठीक है, एक बुक के अंदर बताया था। और उस बुक का नाम आपने याद रखना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखना है, उस बुक का नाम याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। वो बुक थी, वो पुस्तक थी जिसके अंदर उन्होंने 500 पादपों को वर्गीकृत किया था। ठीक है सर, समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपका प्रश्न होगा सर कौन से समूह में बांटा इन्होंने? कौन से समूह में बांटा? आइए देखते हैं बेटा जी। देखिए थियोफ्रेस्टस ने 500 पादपों को 3 समूह में बांटा था। कितने समूह में बांटा? 3 समूह में बांटा। कौन कौन से? सबसे पहले वृक्ष यानी ट्री, सबसे पहले किसमें बांटा बेटा? वृक्ष में। फिर शूट जिसको हम श्रब्स बोलते हैं, जिनको हम सिंपल झाड़ियां भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जिसको हम बोलते हैं शाक, जिनको हम अंग्रेजी में हर्ब्स बोलते हैं, औषधियां जिससे प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर थियोफ्रेस्टस ने 500 पादपों को वर्गीकृत किया कितने समूह में बेटा जी? 3 समूह में। सबसे पहला वृक्ष, उन्होंने देखा जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको एक समूह में रखो। किस समूह में? वृक्ष में, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा जो झाड़ियों के रूप में मिल रहे हैं, झाड़ियां जो मिल रही हैं, ठीक है, उनको रखो किस समूह में? शुक में, यानी श्रब्स, झाड़ियों को, ठीक है। और फिर उन्होंने देखा जिनसे औषधियां प्राप्त होती हैं, उनको एक समूह में रखो जिसका नाम शाक है। तो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, वृक्ष, शुक और शाक, इन 3 समूह में उन्होंने बांटा, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। उन्होंने 500 पादपों का वर्गीकरण किया, किस आधार पर किया? आधार क्या था? सोचिए, आधार क्या था यहां पर वर्गीकरण करने का? दिमाग लगाएं। क्या उन्होंने कोशिका की संरचना देखी? क्या उन कोशिकाओं में उन्होंने रसायन देखे? नहीं। अरे भैया बहुत पुरानी बात है, 1580-90 की बात है। उस टाइम कहां कोशिका? 1665 में कोशिका खोजी गई थी ना रॉबर्ट हुक द्वारा, उससे पहले थोड़ी। तो कोशिका की संरचना नहीं देखी, कोशिका के अंदर रसायनों का अध्ययन थोड़ा किया था उन्होंने, है ना। तो कई सारी चीजों का अध्ययन नहीं किया, केवल उन्होंने बाहरी लक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। किसके आधार पर बेटा? बाहरी लक्षणों के आधार पर क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और आपने भूलना नहीं है, ऐसा वर्गीकरण जो बाहरी लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ऐसी वर्गीकरण की पद्धति जिसके अंतर्गत वर्गीकरण अगर किया जाए बाहरी लक्षणों के आधार पर, तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। तो याद रखना, ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेटा जी मेरे ख्याल से आपको अभी तक जो बताया है समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए फिर से दोहरा रहा हूं ताकि वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। पढ़ रहे हैं क्या? तीसरा अध्याय, क्या नाम? वनस्पति जगत। कौन रखे जाते हैं जगत के अंतर्गत? पेड़ पौधे रखे जाते हैं, पादप रखे जाते हैं, प्लांट्स रखे जाते हैं। कहीं ना कहीं पादपों का वर्गीकरण किया गया होगा, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग काल में किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए उन्होंने जब वर्गीकरण किया तो कर तो दिया, लेकिन कुछ कमियां थी उस वर्गीकरण में। फिर बाद में और वैज्ञानिक अलग, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगले आने वाले समय में फिर और वैज्ञानिक उन्होंने फिर वर्गीकरण किया, आने वाले समय में और वैज्ञानिक और बढ़िया वर्गीकरण किया, और बढ़िया वर्गीकरण किया। तो अलग अलग काल में क्या हुआ था? वर्गीकरण हुआ था। हमने बात करी टोटल कितने काल में? 4 काल में क्या हुआ है? वर्गीकरण हुआ। जिसमें सबसे पहला काल हमने देखा कौन सा? प्रथम काल, ठीक है। किसने किया? इन्होंने किया। ये कौन है? थियोफ्रेस्टस, जो कौन है? वनस्पति जगत के क्या है? जनक है, बॉटनी के फादर है, ठीक है। वनस्पति जगत ना बोलकर मैं बोलूंगा वनस्पति विज्ञान, जगत नहीं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। तो बॉटनी के फादर जो है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले पादपों का अध्ययन किया और वर्गीकरण किया। कितने? 500 पादपों का वर्गीकरण किया। किसमें? एक पुस्तक में छापा, उन्होंने एक पुस्तक में प्रतिपादित किया। कितने? 500 पादपों का वर्गीकरण। पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब इस पुस्तक में उन्होंने जो 500 पादपों का वर्गीकरण किया उनको बांटा कितने समूह में? 3 समूह में। कौन? जो बड़े थे वृक्ष, जो झाड़ियों के रूप में मिल रहे थे, क्या शुक, और जिनसे औषधियां मिल रही हैं वो थे शाक। अब ये कौन से लक्षण थे? बाहरी तो थे, जो बाहर से बड़ा दिख रहा है डाल दो इसमें, जो झाड़ियों की तरह दिख रहा है डाल दो इसमें, जिससे कुछ मिल रहा है, पदार्थ मिल रहा है, जो औषधियां मिल रही है उसको डाल दो इस रूप में। ये कौन से लक्षण थे? बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। बताएं क्या ये पहला काल डन 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 समझ में आ गया? चलें आगे। आइए अब दूसरा काल पढ़ते हैं। ये पहला काल था, अब दूसरा। अब बेटा जी दूसरा काल जो था, द्वितीय काल जो है, ठीक है। अब ये किसने? द्वितीय काल यानी आगे आने वाले समय में, अपकमिंग टाइम में, ये वैज्ञानिक ने फिर से वापस से पादपों का वर्गीकरण किया। अब ये कौन है? ये देखो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं, कई बार दिखा चुका हूं, इनकी फोटो दिखा चुका हूं। यहाँ पे नाम में भी कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर LINN कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अरे नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन है प्रभु? ये है कार्ल लीनियस। ये है कौन? कार्ल लीनियस, ठीक है। तो कार्ल लीनियस ने द्वितीय काल में, कई बच्चे पूछते सर प्रथम काल द्वितीय काल क्या? ये समझ में आ गया ना? प्रथम काल यानी सबसे पहले, उसके बाद आने वाले समय में, अपकमिंग टाइम में द्वितीय काल होगा, फिर उसके बाद आने वाला समय क्या होगा? तृतीय काल होगा, फिर उसके बाद आने वाला समय क्या होगा? चतुर्थ काल होगा। इस तरीके से काल होंगे, अलग अलग वर्ष होंगे, ठीक है। तो बेटा जी कार्ल लीनियस ने
द्वितीय काल में पादप जगत का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अब कई बच्चे पूछते हैं सर वर्ष भी याद रखने, क्या कौन सा प्रथम काल कौन सा वर्ष था, द्वितीय काल कौन सा वर्ष था। ध्यान से सुनना, कुछ वैज्ञानिकों के वर्ष याद रखने। अब जैसे क्या मैंने आपको थियोफ्रेस्टस का वर्ष बताया, प्रथम काल कौन से वर्ष में आया था, नहीं बताया, जरूरी नहीं। द्वितीय काल, हाँ ये बताऊंगा मैं आपको। क्या कार्ल लिनियस ने 1753 में क्या किया था बेटा जी, पादप जगत का वर्गीकरण किया था, पादप जगत का वर्गीकरण किया। ठीक है, अब देखिए ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन्हें हम वर्गीकरण के पिता भी बोलते हैं, इन्हें हम द्विनामकरण या नामकरण का पिता भी बोलते हैं। नामकरण याद करिए, नामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी, इन्होंने तो दी थी। या फिर वर्गीकी का जनक बोलते हैं, याद करिए, सारी चीजें नहीं पढ़ी थी ना, पहले अध्याय जीव जगत पढ़ी थी ना। हाँ जी, तो 1753 में इन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण किया, किसमें, एक पुस्तक में। सीधी सी बात है, जैसे थियोफ्रेस्टस ने पुस्तक छापी, इन्होंने भी पुस्तक छापी। उस पुस्तक का नाम था, उस पुस्तक का नाम कितने बच्चों को याद है, बताया हुआ है, याद है, नहीं याद कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, स्पीशीज प्लांटेरम। क्या नाम है, स्पीशीज प्लांटेरम। अब देखिए उनकी पुस्तक का भी नाम क्या था, प्लांटेरम था, यानी क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इनकी पुस्तक का नाम स्पीशीज प्लांटेरम। दोनों में प्लांट आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। किसकी बात करें, प्लांट की तो बात करें। ठीक है, तो 1753 में इन्होंने, कार्लस लिनियस ने पादप जगत का वर्गीकरण किया। आप बोलेंगे सर कितने पादपों का किया, तो बेटा जी इन्होंने 1753 में इस पुस्तक में 5900 पादपों का वर्गीकरण किया था। कितना, 5900 पादपों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। सोचिए, उन्होंने 500, इन्होंने 5900 पादपों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अब आप ये पूछेंगे सर कौन कौन से समूह में किया था, बेटा जो चीज जरूरी है वो बताऊंगा, जो चीज जरूरी नहीं है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, इसके अतिरिक्त जो भी चीजें होंगी वो आप पढ़ते हैं बड़ी क्लासेस में। जब आप मान लेते कोई बीएससी करता है, एमएससी करता है, तब वहां पर जरूरत होती है, तब वहां पर पढ़ाई करी जाती है। मान लो मैं बीएससी कर रहा हूं, बैचलर ऑफ साइंस, किसमें, बॉटनी में, किसमें, वनस्पति विज्ञान में, बॉटनी, तब मैं वहां पर ये सारी चीजें पढ़ूंगा। अभी नीट की दृष्टि से या 11वीं 12वीं की दृष्टि से जितना बता रहा हूं सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है। इतना भी अगर पढ़ लोगे कृपा होगी। ठीक है, चलिए जी, तो द्वितीय काल में कौन आए, कार्लस लिनियस यानी कार्ल लिनियस। 1753 में इन्होंने पादप जगत का वर्गीकरण किया। हाँ ये वर्ष जरूरी है इसलिए बता दिया। थियोफ्रेस्टस का वर्ष जरूरी नहीं था तो नहीं बताया, जरूरी नहीं। हाँ ये वर्ष जरूरी है इसलिए बता दिया। 1753 में पादप जगत का वर्गीकरण किया, 5900 पादपों का उन्होंने वर्गीकरण किया। इसमें स्पीशीज प्लांटेरम बुक में उन्होंने वर्गीकरण किया था। अब किस समूह में किया था वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। कार्ल लिनियस ने भी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्गीकरण किया। बताएं मुझे, क्या ये लाइन समझ में, याद करिए थियोफ्रेस्टस ने कैसा वर्गीकरण किया था, कैसा, कृत्रिम किया था, नहीं किया था। कृत्रिम का मतलब केवल बाहरी लक्षणों को देखकर वर्गीकरण करना क्या कहलाता है, कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। और ऐसी पद्धति क्या कहलाती है, कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति। केवल कौन से लक्षण, बाहरी, और वो भी ज्यादा नहीं, एक दो, मात्र एक दो बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। क्या, मात्र 1 से 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है बेटा जी, कृत्रिम वर्गीकरण। बताओ, एक एक बच्चा समझ जाएगा, नहीं समझ में, एक उदाहरण दे दूं, चलो एक उदाहरण दे देता हूं। देखो सपोज आपने तितली देखी है, हाँ बोलेंगे यस सर तितली देखी है। क्या है ये, कीट है। क्या है ये, कीट है। ठीक है, आपने कबूतर देखा है, यस सर कबूतर देखा है। ये क्या है, एक पक्षी। आपने चमगादड़ पास से नहीं देखा होगा लेकिन नाम सुना है, कभी ना कभी देखा होगा अंधेरे में, चमगादड़, यस सर देखा है। ये स्तनधारी है। ठीक है, पक्षी आप जानते हैं, कीट आप जानते हैं, कीड़ा, और स्तनधारी जिनके शरीर पर स्तन ग्रंथियां होती है जिससे वो अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, एक स्त्री एक माता। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी। मैं भी स्तनधारी हूं, यस, मेरे अंदर भी स्तन ग्रंथियां, आप में भी, एक नर में भी होती है, मादा में भी होती है। विकसित किसमें होती है, मादा में, अपने बच्चे को दुग्धपान कराने के लिए। तो चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है, कबूतर क्या है, पक्षी है, तितली क्या है, कीट है। बाबूजी जरा जल्दी से मुझे बताएं, तीनों ही उड़नशील है। तीनों ही उड़नशील है। तितली उड़ती है, यस, पक्षी उड़ता है, यस, चमगादड़ उड़ता है, यस। अब जरा सोचिए, क्या मैं इन तीनों को एक समूह में रख दूं, उड़नशील जीव, सोचिए, फ्लाइट ऑर्गेनिज्म, उड़नशील जीव, रख दूं क्या तीनों को एक साथ, गलत नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो भैया कीट है, ये एक पक्षी है, ये एक स्तनधारी है। मैंने तो सिर्फ एक लक्षण देखा, उड़ रहे हैं, मैंने सिर्फ एक लक्षण देखा, उड़ रहे हैं, डाल दो एक समूह में, गलती कर दी ना। तो ऐसी गलती कार्ल लिनियस ने भी करी कि केवल 1 से 2 बाहरी लक्षण देखे और पादपों का वर्गीकरण कर दिया। थियोफ्रेस्टस ने भी 1 से 2 लक्षण देखे और पादपों का वर्गीकरण कर दिया। अब जैसे जरा सोचिए, थियोफ्रेस्टस ने जो बड़े बड़े पेड़ देखे उनको किसमें रख दिया, वृक्ष समूह में रख दिया। अब बेटा कुछ वृक्ष जो होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ वृक्ष जो होते हैं उनमें पुष्प होते हैं और कुछ वृक्ष में पुष्प नहीं होते। अब गलती हो गई ना, क्या सारे एक जैसे होंगे, सारे वृक्ष एक जैसे नहीं। तो ऐसी गलतियां करी। अब ऑब्वियस बात है, उस टाइम पे संसाधन नहीं थे इतना अध्ययन करने के, जितना हो सकता था उन्होंने किया ना भाई। तो हम इनको ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत थे, हम ये बोलेंगे कि उस टाइम पर साइंस इतनी डिस्कवर नहीं हुई थी जितनी अब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं संसाधन नहीं थे किसी चीज के रिसर्च के, है ना। तो जितना उन्होंने किया बहुत बढ़िया किया। ठीक है, चलिए जी बेटा, यहां तक की समझ में आ गई। कौन सा काल था बेटा हमारा, द्वितीय काल। किसने दिया, कार्ल लिनियस ने 1753 में पादप जगत का वर्गीकरण किया, जिन्हें हम वर्गीकी के जनक भी बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान जो हम बोलेंगे वर्गीकरण के जनक बोलते हैं, या हम नामकरण के जनक बोलते हैं। 1753 में बुक छापी थी स्पीशीज प्लांटेरम, जिसके अंदर 5900 पादपों का वर्गीकरण किया था। कैसा वर्गीकरण था, ये भी कृत्रिम वर्गीकरण था। ठीक है सर, दोनों वर्गीकरण, दोनों काल में कुछ कमियां हैं, दोनों में कृत्रिम वर्गीकरण हो रहा है जो सही नहीं है ना। तो अब इसके बाद क्या आएगा सर, तृतीय काल आएगा। आइए अब बात करते हैं वनस्पति जगत का वर्गीकरण तृतीय काल में। टर्शरी पीरियड, कौन सा, टर्शरी। इससे पहला कौन सा था, सेकेंडरी पीरियड, उससे पहला प्राइमरी पीरियड, है ना। प्रथम काल, द्वितीय काल और अब तृतीय काल। अब साहब ये तृतीय काल में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया, ये 2 वैज्ञानिकों ने किया है। 2 वैज्ञानिक दिख रहे हैं, इन दोनों ने वर्गीकरण किया। इनका नाम क्या है बेटा, तृतीय काल किसने प्रस्तुत किया, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं 2 वैज्ञानिक, एक का नाम है बेंथम तथा हुकर। कुकर नहीं, हुकर।
बेंथम और हुकर, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने तृतीय काल में कहीं ना कहीं वनस्पति जगत का क्या किया, वर्गीकरण किया। सिंपल, चले आगे। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, आप पूछेंगे सर कितने पादपों का वर्गीकरण किया, मैं अपने आप बता दूंगा, जो चीज जरूरी है बता दूंगा, जो नहीं है जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कोई निश्चित संख्या नहीं बताऊंगा, इन्होंने जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट में प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनो, इन्होंने तृतीय काल में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया एक बुक में, एक पुस्तक में इन्होंने भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सीधी सी बात है, एक पुस्तक में वर्गीकरण प्रस्तुत करेंगे और वो पुस्तक आपने भूलनी नहीं है। जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम। आप बोलेंगे अरे सर प्लांटेरम वापस आ गया, आया नहीं आया, 3 बार आ चुका है सर। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस, सर स्पीशीज प्लांटेरम आपका कार्लिनियस, सर जेनेरा प्लांटेरम बेंथम होकर, सर ये प्लांटेरम प्लांटेरम बार बार क्यों आ रहा है बुक के नाम में? अरे भैया प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांटेरम तो आएगा ना, तो बेटा भूल मत जाना, बेंथम नाम में लिखा हुआ देखिए, बेंथम और होकर, ठीक है। इन्होंने तृतीय काल में इस पुस्तक में वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसका? वनस्पतियों का। अब आप पूछेंगे सर ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से सुनिएगा, बेंथम और हुकर ने, बेंथम तथा हुकर ने बड़े स्तर पर, ध्यान से सुनिएगा, बड़े स्तर पर यानी मतलब 40-50 हजार, संख्या समझ रहे हैं, उन्होंने 5900 था, कितने पादपों का वर्गीकरण किया था कार्लिनियस ने? 5900। इन्होंने और भी बड़े स्तर पर यानी हजारों की संख्या, बहुत ज्यादा, हजारों, 30-40 हजार पादपों का वर्गीकरण किया, यानी बड़े स्तर पर क्या किया? पादपों का वर्गीकरण किया। लेकिन प्रभु इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो समझना, बड़े स्तर पर पादपों का वर्गीकरण किया था इन्होंने कौन सी पद्धति के अनुसार? तो कहीं ना कहीं चेंज लाना पड़ेगा, अभी तक कृत्रिम चल रही थी ना, आ रही थी ना, कृत्रिम आ रही थी ना। अब इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पादपों का वर्गीकरण किया बड़े स्तर पर। क्या लाइन समझ में आई? क्या इतनी सी बात समझ में आई? बेंथम और हुकर फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को अपनाया और पादपों का वर्गीकरण किया बड़े स्तर पर। अब आपका फाइनल क्वेश्चन होगा सर कृत्रिम तो समझ में आ गया था, कृत्रिम वर्गीकरण कैसा था? एक ऐसा वर्गीकरण जिसमें हम केवल 1 से 2 बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों को बांट रहे हैं, वो था कृत्रिम। सर ये प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है? तो ध्यान से सुनना बेटा, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम कई लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कई लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अब आप बोलेंगे कई लक्षण, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बाहरी लक्षण, बाह्य लक्षण बोल देता हूं। अब बोलेंगे सर ये तो हमारे कृत्रिम में भी था, हाँ था, यहां पर भी है, देखो यहां पर भी बाहरी लक्षण देखेंगे, लेकिन एक दो नहीं, बहुत सारे। और आंतरिक लक्षण देखेंगे, यानी शरीर के अंदर क्या क्या मिल रहा है उसके आधार पर देखेंगे। जैसे पादपों की बात करूं, आपने जाइलम फ्लोएम नाम सुना है ना, संवहन बंडल बोलते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा नाम सुना है ना, मृद ऊतक, स्थूल कोण, दृढ़ ऊतक नाम सुना, ये ऊतक होते हैं। ये ऊतक कहां मिल रहे हैं? शरीर के अंदर मिल रहे हैं। तो इनका अध्ययन क्या होगा? आंतरिक अध्ययन होगा, है ना। तो आंतरिक लक्षण देखें, कोशिकीय लक्षण देखें, कोशिकीय लक्षण देखें, यानी कोशिकाओं का अध्ययन किया, उन कोशिकाओं में रसायनों का अध्ययन किया, रासायनिक लक्षण देखें, ठीक है। कोशिकाओं के अंदर रसायन मिल रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें नहीं मिल रहे हैं, उनका भी अध्ययन किया। तो रासायनिक लक्षण भी देखे, वो रसायन जो कोशिका में मिल रहे हैं उस कोशिका का अध्ययन किया, वो कोशिकाएं जो अंदरूनी संरचना बना रही है, आंतरिक लक्षण वो भी अध्ययन किए, बाहरी लक्षण भी देखे, यानी कई सारे, ढेर सारे लक्षणों को आधार बनाकर जब आप वर्गीकरण करते हैं तो ऐसा वर्गीकरण क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक वर्गीकरण। और ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति। तो बाबूजी याद रखना, सबसे पहले प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण, वनस्पति का वर्गीकरण बड़े स्तर पर किसने किया था? बेंथम और हुकर ने, इन दोनों ने। और किस पुस्तक में किया था? जेनेरा प्लांटेरम। बताएं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? क्या ये तृतीय काल समझ में आ गया? चलें आगे, फाइनल, ये तृतीय काल है। अब आप बोलेंगे सर ये तो सबसे अच्छा काल है, ये तो बेस्ट काल है, इसमें तो सारे लक्षण ले लिए, लेकिन अभी भी 2-3 लक्षण अभी भी रह गए थे इसमें। दो लक्षण मैं बोलूंगा नहीं थे इस प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में, 2 लक्षण। अगर वो 2 होते ना तो ये तृतीय काल आज तक चल रहा होता, आज तक, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ कमी है ना, तो उसको दूर करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं किसकी? ये तृतीय काल था, अब इसके बाद कौन सा आएगा? चतुर्थ काल। बेटा जी इस वैज्ञानिक को जानते हो? ये वैज्ञानिक देखा होगा कभी ना कभी पुस्तक में, कभी ना कभी अगर बायो पढ़ी हो, 10th क्लास में भी था नाम। ये वैज्ञानिक को देखा है, अगर नहीं देखा, इसका नाम ना बेटा हर एक बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है, सारे बच्चे जानते हैं, हर बच्चा जानता है, गली का हर बच्चा जानता है। इनका नाम है डार्विन, चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है बेटा? चार्ल्स डार्विन, है ना। तो आप यही बोलेंगे सर चतुर्थ काल चार्ल्स डार्विन ने दिया, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे सर फिर आप इनकी फोटो क्यों लाए हो? पूछेंगे ना सर आप इनकी फोटो क्यों लाए हो? चार्ल्स डार्विन इनकी फोटो क्यों लाए? आप तो चतुर्थ काल बता रहे हो, वनस्पति जगत का वर्गीकरण बता रहे हो, और आप ये चार्ल्स डार्विन की फोटो लाए क्यों? बता रहा हूं, तसल्ली रखो बता रहा हूं। देखो मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, चार्ल्स डार्विन ने कोई नियम दिया था, कोई याद आ रहा है? कोई जिराफ की गर्दन बढ़ती जा रही थी, कुछ नेचुरल प्राकृतिक चयन हो रहा था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? हल्का फुल्का याद आ रहा है? 10वीं कक्षा में पढ़ा था क्या? प्राकृतिक चयन का नियम याद आ रहा है? यस सर याद आ रहा है, ठीक है। कि प्रकृति केवल उन्हीं जीवों का चयन करती है, उन्हीं जीवों को इस पृथ्वी पर बनाए रखने देती है जो उसके बदलते वातावरण के अनुसार अपने अंदर बदलाव करते हैं। केवल प्रकृति उन्हीं का ही क्या करती है? चयन करती है। जो अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। ये बताया था किसने? डार्विन ने, सीधे शब्दों में मैंने आपको बताया। ऐसा कुछ पढ़ा था? अब आप बोलिए ठीक है सर ये चीज जानते हैं, समझ में आता है, ये हम 12वीं कक्षा में भी पढ़ेंगे। यस 12वीं कक्षा का एक अध्याय है जिसका नाम है विकास, इवोल्यूशन, जहां पर आप डार्विनवाद पढ़ोगे, जिसमें आप डार्विनिज्म पढ़ोगे, डार्विन ने क्या क्या चीजें बताई, सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है। चलिए जी, तो अब आप फाइनली मुझे सर डार्विन क्यों लाए हो, इनको क्यों लाए, अंकल को क्यों लाए हो? यहां पर ध्यान से सुनना। देखिए बेटा चतुर्थ काल जो है वो किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया था, वो कई वैज्ञानिकों ने दिया था, कई वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। क्या? चतुर्थ काल। कई वैज्ञानिक थे जो इस चतुर्थ काल में वनस्पति जगत का वर्गीकरण कर रहे थे। और एक और बात, पता की बात, चतुर्थ काल अब तक चल रहा है,
यानी यही चतुर्थ काल अब तक मोस्ट एडवांस्ड पीरियड है, सबसे ज्यादा आधुनिक काल जो है वो चतुर्थ काल है। किस चीज का? वर्गीकरण का। तो ऑब्वियसली बात है, एक वैज्ञानिक होगा नहीं, कई वैज्ञानिकों ने ये चतुर्थ काल दिया। अब आप फाइनली पूछेंगे सर इनको क्यों लाए हो, है ना? तो बेटा जी ध्यान से सुनना, डार्विन ने जब ये नियम प्रस्तुत किया था ना, उसी के तुरंत बाद आया था क्या? चतुर्थ काल। यानी डार्विन ने जब ये नियम प्रस्तुत किया, इसके बाद इस नियम के बाद आया था क्या? चतुर्थ काल। इस नियम के बाद, प्राकृतिक चयन के नियम के बाद आया क्या? चतुर्थ काल, जिसमें कई वैज्ञानिकों ने वनस्पति जगत का क्या किया था? कई वैज्ञानिकों ने पादपों का क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है, अब आपके मन में थोड़ी सी दुविधा होगी, यही ना सर कौन से वैज्ञानिक थे? मैंने बोला ना कई वैज्ञानिक थे, एक का नाम लूंगा वो सही नहीं है, कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चतुर्थ काल में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और सारे वैज्ञानिकों को सम्मिलित किया गया चतुर्थ काल में, जिन ने भी वर्गीकरण किया है। ठीक है, अब बात आ रही है इन वैज्ञानिकों ने चतुर्थ काल में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया वो कौन सी पद्धति थी? तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ काल में जिस पद्धति का इस्तेमाल किया गया था वर्गीकरण के लिए, उस पद्धति का नाम आपने याद रखना है जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। याद रखना है कौन सी पद्धति? जाति वृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये कौन सी पद्धति है? सर कृत्रिम समझ में आई? हाँ, केवल एक से दो बाहरी लक्षणों को देखा, आधार बनाया, बांट दिया, वो कृत्रिम थी। प्राकृतिक क्या? जिसमें ढेर सारे लक्षण लिए, प्राकृतिक भी लिए, बाह्य भी लिए, आंतरिक भी लिए, कोशिकीय भी लिए, रासायनिक भी लिए, सब कुछ लिए, लेकिन उसमें कुछ दो लक्षणों की कमी थी। तो उन दोनों लक्षणों को अगर सम्मिलित कर लूं तो हमारा मोस्ट एडवांस्ड, सबसे ज्यादा आधुनिक वर्गीकरण आ जाएगा। अब वो कौन से दो लक्षण है? तो बेटा वो दो लक्षण जो है वो है, ध्यान से सुनना, इस पद्धति में जो दो मेन लक्षण इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए इस पद्धति में आप बाह्य लक्षण भी देखते हैं, यस, आप आंतरिक भी देखते हैं, यस, आप कोशिकीय भी देखते हैं, यस, आप रासायनिक भी देखते हैं, यस, सब कुछ देखते हैं। सिर्फ दो ऐसे लक्षण जो प्राकृतिक में नहीं थे, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में दो लक्षण नहीं थे, उनको और ऐड किया गया है इस पद्धति में। और वो कौन से दो लक्षण है? तो वो है जाति वृत्तीय संबंध। कौन सा? जाति वृत्तीय संबंध, बताऊंगा अभी क्या होता है। दूसरा आनुवंशिक संबंध। अब सर ये जाति वृत्तीय संबंध, आनुवंशिक संबंध, ये क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, सोच समझ के मुझे बताना। क्या हम कपियों के साथ, कपी जानते हैं कपी, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये नाम सुने? गोरिल्ला, चिंपैंजी और इंगुटान गिबॉन, इसमें से दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, चिंपैंजी और गोरिल्ला, सुना ना? इनको बोलते हैं कपी, और एक होते हैं बंदर, सुना होगा। बंदरों के पूंछ होती है, कपियों के पूंछ नहीं होती। ध्यान से सुनना, हमारे साथ मनुष्यों के साथ ज्यादा जो समानता या संबंध स्थापित करते हैं, यानी हमारे और इन दोनों में से, कपी और बंदरों में से, जो हमारे जो पूर्वज जो ज्यादा समानता रखते थे, वो हमारे किसके जैसे थे? ध्यान से सुनना, हमारे पूर्वज कपियों के पूर्वज से ज्यादा समानता दिखाते थे, ना कि बंदरों के। तो हम ना कई बार बोलते हैं, आपने आनंद फानंद में सुना होगा क्या, बंदर हमारे पूर्वज हैं। कृपया करके आज के बाद कतई मत बोल देना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, नहीं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत चीजें पता नहीं कैसे आ गई हैं, लेकिन हमारे जो एक्चुअल जो पूर्वज जो थे ना, वो बंदर नहीं थे। ध्यान से सुनना, हमारे जो पूर्वज जो थे वो कपी के समान थे। कपी वो जिनमें पूंछ नहीं होती है, याद रखना इस चीज को, भूल मत जाना। ठीक है, तो बेटा जी मैंने क्या बताया किया कि जब हम पूर्वजता के आधार पर संबंध देखते हैं, क्या बोला? पूर्वजता के आधार पर संबंध देखते हैं, तो ऐसे संबंधों को हम क्या बोलते हैं? जाति वृत्तीय संबंध। हम पूर्वजों का अध्ययन करते हैं कि कौन से जीव है जिनके पूर्वज समान है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, आप बोलेंगे क्या बंदर के पूर्वज हमारे समान थे? हाँ थे। इसको देखो इस तरीके से देखो, देखिए एक जीव है ए, उस जीव ए से विकास हुआ और दो प्रकार के जीव बने, एक बी और एक सी। ठीक है, अब बी से आगे चलकर बने मनुष्य, और सी से आगे चलकर बने कपी भी और बंदर भी। ठीक है, तो बंदरों के पूर्वज कौन? सी। कपी के पूर्वज कौन? सी। और सी के पूर्वज कौन? ए। और ए जो है वो किसके पूर्वज है? बी के भी है। अब सी से ज्यादातर क्या बने थे? कपी। सी जो थे वो खुद कपी के जैसे होते थे, बी जो है वो भी कपी के जैसे होते थे, ए खुद कपियों के जैसे होते थे, पेड़ों पर रहते थे, पूंछ नहीं होती थी। ठीक है, अब जरा सोचिए, मनुष्य का ज्यादातर संबंध किसके साथ होगा? कपियों के साथ होगा, तो बंदर के साथ होगा, कपी के साथ होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदर से कोई समानता नहीं है। यस, बंदरों से भी तो है। बंदरों के पूर्वज जो सी थे वो सी कैसे थे? कपी के जैसे ही तो थे। लेकिन हम ये बोले कि मनुष्य से ज्यादा समानता कौन दिखाएगा? कपी के बंदर। तब आप बोलेंगे सर कपी। लेकिन क्या बंदरों से कुछ समानता नहीं है? लेकिन इतनी नहीं है जितनी किससे है? कपी से है। ये है कंसेप्ट। आई होप आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर है? डन। चलें आगे। चलिए जी, तो अब ये संबंध क्या कि पूर्वजता के जब हम लक्षण देखते हैं, पूर्वजों के बारे में जब अध्ययन करते हैं और फिर तय करते हैं कौन से जीव समान है और कौन से जीव असमान है, ऐसे संबंध जिनका अध्ययन करते हैं, उन संबंधों को हम बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई है। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, अब दूसरा लक्षण जो इस पद्धति में इस्तेमाल किया गया, क्या? आनुवंशिक संबंध। अब बेटा आनुवंशिक संबंध जो है वो किससे संबंधित है? देखिए, आनुवंशिक पदार्थ से। आप में से कितने बच्चों ने आनुवंशिक पदार्थ नाम सुना है? ये सुना होगा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, सुना है ना सभी ने? आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। यस, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या? जरा सोचिए, मेरे मम्मी मेरे पापा से मेरे अंदर क्या आया, जो भी आया वो कहलाएगा आनुवंशिक पदार्थ, है ना? मेरे से जो अगली पीढ़ी में जाएगा क्या होगा? डीएनए। कौन है? आनुवंशिक पदार्थ। अगली से अगली पीढ़ी में जो जाएगा वो पदार्थ क्या कहलाता है? आनुवंशिक पदार्थ। वो कौन होता है? डीएनए होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस पद्धति में डीएनए का अध्ययन किया गया कि कौन से जीव हैं जिनका डीएनए कुछ ना कुछ समानता दिखा रहा है। अब जरा सोचिए, हमारा डीएनए और चिंपैंजी, नाम सुना है ना चिंपैंजी, हमारा और चिंपैंजी का डीएनए जो होता है उसमें बहुत ज्यादा समानता होती है, समानता चिंपैंजी और हमारे डीएनए में। अब जरा सोचिए, बंदर और हमारे डीएनए में इतनी समानता नहीं जितना चिंपैंजी और हमारे डीएनए में। हमारा गुणसूत्र पांचवा होता है ना, क्रोमोसोम हमारा पांचवा, हूबहू डिट्टो सेम किसके जैसा होता है? चिंपैंजी में भी सेम टू सेम होता है गुणसूत्र। अब ये थोड़ी सी चीज ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर साइड में रोकता हूं और मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ का मीनिंग समझ में आ गया? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। डीएनए के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। ऐसा तो है ना कि एक ही दिन में सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा, समय लगता है, सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा स्टेप बाय स्टेप। आनुवंशिक पदार्थ कौन था? डीएनए, जो जिसका मीनिंग क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, या मैं स्पेसिफिक बोल सकता हूं, तो एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है, तो एक है
है जनक कोशिका और एक है पुत्री कोशिका। जनक कोशिका से पुत्री कोशिका में क्या जा रहा है? आनुवंशिक पदार्थ, कौन? डीएनए। सिंपल। तो बेटा जी आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, गुणसूत्रों का अध्ययन करेंगे, डीएनए का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद संबंध देखेंगे कि कौन से जीवों में निकट संबंध है, किस जीव में निकट संबंध नहीं है, कौन ज्यादा समानता दिखा रहा है, कौन ज्यादा असमानता दिखा रहा है। इस आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो कौन से संबंधों को सम्मिलित किया जाएगा? आनुवंशिक संबंधों को। तो आनुवंशिक संबंधों को, जातिवृत्तीय संबंधों को, इन दो और संबंधों को, इन दो और लक्षणों को सम्मिलित किया गया था इस वर्गीकरण पद्धति में और यही वर्गीकरण पद्धति आज तक चली आ रही है, जिसमें सभी लक्षण तो थे ही, यानी सभी लक्षण यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति के सारे लक्षण और दो एक्स्ट्रा लक्षणों को और सम्मिलित किया गया। ये थी आपकी जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, जो चतुर्थ काल में कई सारे वैज्ञानिकों ने वनस्पति जगत का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। तो ये था बेटा जी हमारे 4 काल वनस्पति जगत के वर्गीकरण के। अब आप बोलेंगे सर आज इतना ही? नहीं, अभी तो आगे और भी है। ठीक है, चलिए बेटा जी अब हम बात करने वाले हैं वनस्पति जगत के लक्षण। तो देखिए इस चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है, एक रूपरेखा तैयार करो अपने मन में, अपने दिमाग में इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बात करी वनस्पति जगत के अंतर्गत कौन रखे जा रहे हैं? वनस्पति, प्लांट्स रखे जा रहे हैं। ठीक है, उन वनस्पतियों का सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखी, इतिहास देखा उनके वर्गीकरण का, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल। ठीक है, अब हम देखने वाले वनस्पति जगत के क्या लक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत का वर्गीकरण, फिर उस वर्गीकरण में जो जो समूह आएंगे उनका अध्ययन करेंगे और चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस इतना ही है। ठीक है, चलिए आइए बेटा सबसे पहला लक्षण प्लांट्स का। पहले तो मुझे बताओ, आने से पहले मुझे ये बता दो बस इतनी सी बात, आपको जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं प्लांट्स, वो यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? देखो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से जवाब दे देंगे। यूकैरियोटिक कि प्रोकैरियोटिक, सुकेंद्रकीय है कि पूर्व केंद्रकीय? आप सीधा बोलेंगे सर यूकैरियोटिक, है ना। एकल कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? एकल कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं सर? बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो पहला सिंपल सा लक्षण, ये बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ये कोशिकीय कर देते हैं इसको, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। बताओ सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए किसी बच्चे को? सोचिए, बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए, शरीर किससे बना हुआ? बहुत सारी कोशिकाओं से, और यूकैरियोटिक होते हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे क्या सर सारे पादप यूकैरियोटिक होते हैं? मैं बोलूंगा यस, सभी पादप यूकैरियोटिक है, यस। लेकिन क्या सारे पादप बहुकोशिकीय हैं? तब मैं बोलूंगा नहीं, नहीं। अब मैं आपसे बोलूं, सोचो 100 में से 99 पादप बहुकोशिकीय, एक नहीं है। तो अगर मैं लक्षण लिखूंगा तो यही लिखूंगा कि अधिकतर कैसे हैं? बहुकोशिकीय। कुछ कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय होते हैं। अब आप पूछेंगे फाइनली कौन होते हैं? आएगा, हिंट दे देता हूं। आपने नाम सुना ना शैवाल, सुना? लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल, सुना? इस वनस्पति जगत में आते हैं, जिनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। थैलोफाइट्स जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ शैवाल ऐसी होंगी जैसे क्लेमाइडोमोनास, हरी शैवाल है जो एकल कोशिकीय है। ठीक है, क्लोरेला एक हरी शैवाल है, एकल कोशिकीय। तो ये सारी चीजें आएंगी। अभी सिर्फ इतना सा कि वनस्पति जगत के सामान्य लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कैसे होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय। ज्यादातर अधिकतम कैसे हैं? बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक। सिंपल। दूसरा, इनमें वृद्धि अनिश्चित होती है। आप मुझे बताएं, ये मेरे 2 हाथ हैं, ठीक, क्या ये बढ़ते जा रहे हैं? एक ज्यादा बढ़ गया, एक कम बढ़ गया, ऐसा होता है? एक ज्यादा बढ़ गया, एक कम बढ़ गया। आप बोलिए सर कुछ लोगों में, अरे बेटा वो रोग होते हैं। सामान्य व्यक्ति की बात करूं, मेरी बात करूं, आपकी बात करूं, आप जो मुझे देख रहे हो, क्या आपके हाथ बराबर है? हाँ है। एक निश्चित समय तक वृद्धि कर रहे हैं? हाँ। मेरी हाइट अब नहीं बढ़ रही है, यानी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई है, यानी मेरे अंदर वृद्धि जो है वो कैसी हुई? निश्चित है। हाँ जी। लेकिन पादपों में जरा सोचिए, क्या शाखा एक निश्चित वृद्धि करती है? क्या तना एक निश्चित वृद्धि करता है? क्या जड़ें निश्चित वृद्धि करती है? नहीं, इनमें वृद्धि जो होती है अनिश्चित होती है। कोई जड़ का भाग ज्यादा बढ़ जाता है, कोई कम बढ़ जाता है, कोई शाखा ज्यादा लंबी हो जाती है, कोई कम लंबी हो जाती है, कोई पत्ती ज्यादा लंबी हो जाती है, कोई कम लंबी हो जाती है। यानी इनमें वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। क्या ये सिंपल सा मीनिंग समझ में नहीं आएगा? बताओ, नीट की तैयारी कर रहे हो, इतना कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ गया? तीसरा, इनमें निम्न स्तर की संवेदनशीलता पाई जाती है। आप जरा सोचिए, आपको कुछ गरम गरम लगा दूं, आप क्या करोगे? ओए होए होए होए, बड़ा मजा आ रहा है, मौज कर दी बेटा, है? नहीं ना, हाथ हटा लोगे ना? हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हटाओगे ना। उसी तरीके से अगर मैं किसी पेड़ के पास कुछ गरम गरम चीज, चिमटा ले लिया, सर सोचो मैंने एक चिमटा ले लिया गरम गरम, मेरे हाथ पे लगाया, या मैं किसी के पीछे भाग रहा हूं चिमटा लेकर गरम गरम, वो क्या करेगा? मुझे मार, नहीं ना, वो भी भागेगा। लेकिन जरा सोचिए एक पादप के पास में गरम गरम चिमटा ले गया और उसे कह रहा हूं अब भागेगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संवेदनशीलता जो होती है वो निम्न स्तर की होती है। आपसे कोई पूछे, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि एक जंतु है, एक हम जंतु है ना, और एक पेड़ पौधे, कौन ज्यादा जटिल है? कौन है जटिल? सोचिए, कौन कॉम्प्लेक्स है? किसमें कई सारे लक्षण मिल रहे हैं, किसमें कई सारे फीचर्स मिल रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, कौन है जटिल? जंतु, जिसमें कई सारे लक्षण मिलते हैं, कंपैरेटिव टू किससे? पादप। उसमें लक्षण मिलते तो हैं लेकिन इतने नहीं मिल रहे हैं जितने जंतुओं में मिल रहे हैं। तो जैसे संवेदनशीलता बहुत निम्न स्तर की होती है, किसमें? पादपों में। बताओ सिंपल सा बच्चों वाला लक्षण। आइए, इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रभु भूल मत जाना। सेल्यूलोज क्या होता है मैं ये बता देता हूं। सेल्यूलोज बेटा जी एक शर्करा है जो एक कार्बोहाइड्रेट है। एक शर्करा बोल दीजिए, कार्बोहाइड्रेट बोल दीजिए, किसको? सेल्यूलोज को। अब आप फाइनली पूछेंगे सर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं, हालांकि ये चीज आप पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है जैव अणु, जिसमें जितनी कार्बन होती है ना उतनी ही ऑक्सीजन होती है। मान लो 10 कार्बन है तो 10 ही ऑक्सीजन, एन का मतलब जितनी नंबर यहां उतनी नंबर यहां, एन। लेकिन दुगनी क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। जैसे आपने नाम सुना ना ग्लूकोज, C6H12O6, सुना है कि नहीं सुना है ना? तो ग्लूकोज क्या है? एक शर्करा है, एक कार्बोहाइड्रेट। ऐसे सेल्यूलोज भी क्या है? शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। इतना सा हिंट दे देता हूं बेटा, ये ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, 6000 से लेकर 10,000, ध्यान से सुनना, 6000 से लेकर 10,000 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाती है ना तो बनता है क्या? सेल्यूलोज। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जैव अणु में पढ़ेंगे, बस अभी इतना सा। ग्लूकोज अगर आप जानते हो, ग्लूकोज को आप बोलते हो सर शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, तो ऐसी 6000 से लेकर 10,000 ग्लूकोज को जब आपस में जोड़ देते हैं ना तो प्रभु बनता है क्या? सेल्यूलोज। ठीक है, और ये सेल्यूलोज इन कोशिकाओं की, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में मिलता है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई? चलें आगे, नो कंफ्यूजन, पक्का? आइए, ये 4 लक्षण थे। नेक्स्ट 5वां लक्षण, ये स्वयपोषी प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं। ये स्वयपोषी होते हैं यानी अपना खाना खुद बना रहे हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण करके, यानी उत्पाद बना रहे हैं, उत्पादक है। बताओ इसमें क्या समझाऊं? ये तो 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है क्या कि पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। जिसमें क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, यानी उत्पाद बन रहा है, यानी उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। खत्म। इसमें क्या समझाऊं? सिंपल सा। छठा, ये स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के होते हैं। यस, आप बोलिए सर हमें तो स्थल पर दिखाई देते हैं, पानी में भी होते हैं। कौन बेटा जी? आपके पेड़ पौधे नहीं होते क्या? सोचो, क्या कभी पानी में आपने नहीं देखे क्या पादप? सोचो, नहीं देखेंगे क्या? होते हैं ना। चलो उदाहरण मेरे को बता दो, आप बता दो, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल, है ना।
अब जरा सोचिए कहां पर उग रहा है सर? दलदल में। क्या है वहां पर? पानी तो है, पानी में उग रहा है। लिली कहां उग रहा है? पानी में। गोभी, आप बोलेंगे सर गोभी उग सकती है? यस, पानी में उग सकती है। तो कई ऐसे पादप है जो कहां पर उगते हैं? पानी में। और सिंपल शैवाल पढ़ेंगे ना, शैवाल, थैलोफाइट, थैलोफाइट शैवाल कहां पर होते हैं? प्रॉपर पानी में होते हैं। लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल कहां होती है? पानी में होती है, ठीक है। तो स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। सिंपल। चलिए जी, इनमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित होता है। अब जरा सोचिए, मैं एक पेड़ हूं, मैं एक पेड़ हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक वनस्पति हूं, मैंने प्रकाश संश्लेषण किया, ठीक है सर। मैंने क्या बनाया सर? ग्लूकोज बना दिया। अब मान लो आज मैंने मान लेते हैं 300 अणु, कितने? 300, मान लेते हैं मैंने आज 500 अणु, 500 अणु, ध्यान से सुनना, मैं एक पेड़ हूं, मैंने आज प्रकाश संश्लेषण किया और मान लेते हैं मैंने आज 500 अणु बनाए किसके? ग्लूकोज के, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे, ठीक है। अब इन 500 अणुओं में से 200 अणु मैंने एक प्रक्रिया में खर्च कर दिए। अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा, श्वसन नाम की कोई चीज होती है, श्वसन। आप बोलेंगे सांस लेना सांस छोड़ना, ना 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 ना, वो होता है श्वास लेना, जिसे हम संवातन बोलते हैं, संवातन बोलते हैं, संवातन, ब्रीदिंग बोलते हैं। श्वसन का मतलब होता है एक कोशिका के अंदर ग्लूकोज जैसे पदार्थों को तोड़ना, जिससे ऊर्जा मुक्त हो। तो हम बोलते हैं भोजन खाने से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना। तो कुल मिलाकर हम भोजन खाते हैं, उसमें ग्लूकोज बनते हैं, ग्लूकोज कोशिका में जाती है, कोशिका में ग्लूकोज को तोड़कर हम उत्पन्न करते हैं ऊर्जा। ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। अब जरा सोचिए बेटा, पेड़ पौधे नहीं है, इनको ऊर्जा नहीं चाहिए सर। इनको क्यों ऊर्जा चाहिए? अरे बेटा, पानी को नीचे से ऊपर खींचना है, वाष्पोत्सर्जन करना है, तो कई सारे कार्य हो रहे हैं किसमें? पेड़ों में भी। तो करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ये भी क्या करेंगे? श्वसन करेंगे। यस, ये भी क्या करेंगे? श्वसन करेंगे, यानी ये भी ग्लूकोज को तोड़ेंगे। हाँ जी, तोड़ेंगे। अब मैं क्या था? एक पेड़ था, मैंने 500 क्या बनाया? ग्लूकोज के अणु, जिसमें से 200 मैंने खर्च कर दिया किसमें? श्वसन में। कितने बच गए मेरे पास? 300। अब वो 300 ग्लूकोज को मैं क्या करूं? निकाल दूंगा क्या? नहीं, उन 300 ग्लूकोज को जोड़कर मैं बनाऊंगा क्या? स्टार्च। और उस स्टार्च को मैं अपने शरीर में, यानी वनस्पति अपने शरीर में स्टोर कर लेंगे। तो जरा मेरे शब्दों को गौर से सुनो, क्या बोला? इनमें खाद्य पदार्थ यानी भोजन किस रूप में? स्टार्च के रूप में क्या होता है? स्टोर होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च क्या होता है? लगभग 280 से 300 ग्लूकोज मिलकर एक स्टार्च बनाते हैं। मैंने अभी आपको बताया सेल्यूलोज किससे बना होता है? 6000 से लेकर 10000 ग्लूकोज जब जुड़े थे तो क्या बना था? एक सेल्यूलोज का अणु बना था। 6000 से 10000 ग्लूकोज जुड़कर क्या बना रहे थे? एक सेल्यूलोज। 280 से 300 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? एक स्टार्च। जरा सोचिए, पादपों में कोशिका भित्ति में क्या मिलता है? सेल्यूलोज। और पादपों में कोशिका के अंदर भोजन स्टोर हो रहा है किस रूप में? स्टार्च। खुद सोचो, आज मान लो मैं पादप था, मैंने 500 क्या बनाया? ग्लूकोज के अणु, किससे? प्रकाश संश्लेषण से, जिसमें से मैंने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए 200 खर्च कर दिए। कितने बच गए? 300। 300 का मैंने एक क्या बना दिया? स्टार्च का अणु बना दिया और स्टोर कर लिया। क्यों कर रहा हूं? क्यों स्टोर कर रहा हूं? क्यों संचित का मतलब होता है स्टोर। क्यों स्टोर कर रहा हूं? मान लो कल प्रकाश नहीं आया, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो अब ऊर्जा कैसे मिलेगी? ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो मेरे पास क्या था? स्टार्च था। अब उस स्टार्च को तोड़कर वापस से ग्लूकोज उत्पन्न कर लूंगा और उस ग्लूकोज को यूज में ले लूंगा, श्वसन में। बताओ, सिंपल सा बच्चों वाला कांसेप्ट समझ में आ गया? क्लियर है? डनाडन। चले आगे, चलिए 8वां। इनमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। यस, आप जरा सोचिए, लैंगिक जनन करने के लिए पुष्प जिम्मेदार होता है। पुष्प में क्या होता है बेटा? संरचनाएं होती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पुंकेसर, नाम सुना है? स्त्री केसर। परागकण नाम सुना है? पुंकेसर में होते हैं। स्त्री केसर में अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर आपका बीजांड होता है जो बीज बनाता है। ये सारी चीजें हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, लेकिन अभी कृपया करके मेरी बात को सुनिएगा। लैंगिक जनन करने के लिए एक पेड़ के पास जो संरचना होती है उसका नाम होता है पुष्प। पुष्प, सिंपल, ठीक है। अब जरा सोचिए, हमने क्या बोला? पेड़। क्या सभी पेड़ों में पुष्प होते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, सभी में नहीं होते। जिनमें नहीं होते उनमें फिर कैसे होगा जनन? तो सीधी सी बात है, उनमें कैसा होगा? अलैंगिक भी होगा। तो याद रखना, ऐसे पेड़ जिनमें पुष्प होगा उनमें लैंगिक जनन होता है, और जिनमें पुष्प नहीं होता उनमें लैंगिक भी हो सकता है, अलैंगिक भी हो सकता है। आपका माथा चकरा जाएगा। सर मान लो आप एक पुष्प, मान लो मैं एक पेड़ हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक पेड़ हूं, मेरे अंदर पुष्प मिल रहा है। तो मेरे अंदर अगर पुष्प मिल रहा है, मैं एक पेड़ हूं, मेरे पे ये पुष्प मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, मैं वापस बता रहा हूं। मैं एक पेड़, मेरे पर क्या मिल रहा है? पुष्प। मैं क्या करूंगा? ज्यादा से ज्यादा चांसेस है मैं क्या करूंगा? लैंगिक जनन करूंगा। लैंगिक, पहला बिंदु समझ में आ गया? ठीक है सर, जिन पेड़ों पर पुष्प मिलेगा वो सिर्फ लैंगिक करेंगे? नहीं, वो अलैंगिक भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर कैसे? उदाहरण बताओ। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूं, आपने गुलाब का पेड़ देखा? यस सर। गुलाब के पेड़ में गुलाब का पुष्प होता है? यस सर। गुलाब का पुष्प कैसी संरचना? लैंगिक, यानी लैंगिक जनन होगा? यस सर। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं एक गुलाब की छोटी सी टहनी ले लूं, ले ली, काट ली और काटकर जमीन में डाल दी, बो दिया, पानी दिया, सब कुछ किया, क्या उस टहनी से एक नया गुलाब का पेड़ आ जाएगा? यस, आ जाएगा। अब बताओ, एक पेड़ जिसमें पुष्प था वो लैंगिक जनन तो कर ही सकता है, साथ ही साथ अलैंगिक जनन भी कर सकता है। तो याद रखना बेटा जी, वनस्पतियों में अलैंगिक जनन भी मिलता है और लैंगिक जनन भी मिलता है, भूल मत जाइएगा। बताएं, ये सिंपल से 8 लक्षण, डंडना डंडन, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। नेक्स्ट जो लक्षण मैं लेकर आ रहा हूं, आखिरी लक्षण है 9th, लास्ट लक्षण है 9th, जो समझ में नहीं आता कई बच्चों को, जिसका नाम है इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब ये क्या बला है? ये पीढ़ी एकांतरण क्या बला है ना? पूछेंगे ना सर ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है? तो बेटा जी, आज का जो लेक्चर है ना, यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, और समय लग जाएगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, अगली क्लास नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं आपको ये बता देता हूं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने वनस्पति जगत की बात करी। वनस्पति जगत का सबसे पहले हमने वर्गीकरण देखा, कौन कौन से काल में हुआ। प्रथम काल थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटेरम, 500 पादपों का वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद द्वितीय काल कार्लिनियस 1753, 5900 पादपों का वर्गीकरण किया, दोनों ने कृत्रिम वर्गीकरण किया था, स्पीशीज प्लांटेरम में, कार्लिनियस ने। तृतीय काल जिसमें बेंथम और ओकर ने बड़े स्तर पर प्राकृतिक वर्गीकरण के आधार पर, जिसमें कई लक्षणों का आधार बनाकर उन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया, कौन सी पुस्तक? जेनेरा प्लांटेरम में। फिर उसके बाद चतुर्थ काल जो डार्विन के सिद्धांत जो आया था, प्राकृतिक चयन का नियम, उसके बाद में आया था, कई सारे वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन कौन सी पद्धति के आधार पर? जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति, जिसमें सारे लक्षण सम्मिलित थे, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 लक्षण इंक्लूड किए गए थे। कौन कौन से? तो जातिवृत्तीय संबंध, यानी पूर्वजता के आधार पर जो हम संबंध देखते हैं, पूर्वजों को आधार बनाकर जो हम लक्षणों की समानता देखते हैं, जातिवृत्तीय संबंध, और आनुवंशिक संबंध, यानी डीएनए का अध्ययन करके जब हम संबंध देखते हैं तो आनुवंशिक संबंध। इन दोनों लक्षणों को सम्मिलित किया गया था। समझ में आ गया? ऐसी वर्गीकरण पद्धति क्या थी? जातिवृत्तीय वर्गीकरण पद्धति। ये 4 काल हमने पढ़े। फिर हमने यहाँ पर वनस्पति जगत के लक्षण देखे थे, 8 लक्षण देखे, 9वां लक्षण मैंने यहीं पर छोड़ दिया है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बेटा जी, अभी समय हुआ है आपके क्विज का, तो बालक पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से बताएं, बिना टाइम वेस्ट किए, विदिन 5 to 10 सेकंड्स। जेनेरा प्लांटेरम, ये पुस्तक किसने प्रतिपादित करी थी? बेंथम, होकर, लीनियस, डार्विन, लेमार्क, जल्दी से बताएं। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक पद्धति का सबसे प्रचलित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। प्राकृतिक वर्गीकरण जो पद्धति थी उसको बड़े स्तर पर किसने समझाया था? लीनियस, बेंथम, होकर, थियोफ्रेस्टर या बेसे?
प्राकृतिक वर्गीकरण बड़े स्तर पर समझाया था किसने, सोचिए। एक और प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन? ये तो कर लोगे रे, ये तो कर लोगे, मुझे पता है ये कर लोगे आप। जल्दी से बताएं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी, पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहाँ पर, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? जेनेरा प्लांटेरम, देखो थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम, लिनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम, बेंथम होकर ने जेनेरा प्लांटेरम। तो करेक्ट आंसर इज बेंथम और होकर। ठीक है, दूसरा, प्राकृतिक पद्धति जो थी, प्राकृतिक वर्गीकरण की जो पद्धति थी, उसका सबसे प्रचलित वर्गीकरण किसने दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया सबसे प्रचलित? यही कौन? बेंथम और हुकर। सोचिए, दोनों प्रश्नों में बेंथम हुकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीसरा प्रश्न बहुत सिंपल, वनस्पति विज्ञान के जनक मेरे भाई बहुत ही सिंपल, थियोफ्रेस्टस। अरस्तु किसके हैं? जंतु विज्ञान के। और जीव विज्ञान के कौन है? यही अरस्तु है, भूल मत जाना। तो ये था बेटा जी आज का सिंपल सा प्यारा सा सुंदर सा आपका लेक्चर। आई होप आपको मजे आए होंगे, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में फिर बोल देता हूं बोरिंग लगता है, क्योंकि प्लांट्स की बात है, ह्यूमन की बात करेंगे ना, क्या श्वसन, परिसंचरण, पाचन, तो मजा आता है ना, इसमें भी मजा लेकर देखिएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे बेटा जी? वनस्पति जगत का वर्गीकरण तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एक आखिरी लक्षण जो था क्या, पीढ़ी एकांतरण, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।